1974 समर के सीजन में एंटोइन और जेरी बेट्स की प्रॉपर्टी पर अचानक से आग लग गई। जब वो डैमेज चेक करने के लिए बाहर गए तो उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिखी। एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिश की हुई मेटल की गेंद, जिसे इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं, वो घास के बीच पड़ी हुई थी, जिसे नाम मिला द बेट्स स्फीयर। एंटोइन और जेरी का 21 साल का लड़का टेरी बेट्स जब उसे उठाने गया तो वो स्फीयर बहुत ही ज़्यादा भारी था, जबकि उसका डायमीटर सिर्फ 8 इंच ही था। तब बेट्स फैमिली ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो उसे घर के अंदर ले आए। फ्लोरिडा फोर्ट जॉर्ज आइलैंड पर इनकी प्रॉपर्टी थी, जो 88 एकर्स में फैली हुई थी और जहां टिम्बर के लिए पेड़ों को उगाया जाता था। एंटोइन बेट्स मरीन इंजीनियर थे और उसकी वाइफ जेरी एक आर्टिस्ट, और उनके 6 बच्चे। पूरा परिवार बहुत ही एजुकेटेड था और उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी। बेट्स स्फीयर का डायमीटर सिर्फ 8 इंच का था, पर उसका वजन 9.5 किलो था। उस गेंद पर कोई वेल्डिंग के निशान नहीं थे, ना कोई मशीन के, सिर्फ थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे और ना ही कोई डेंट। लेकिन उस पे 3 मिलीमीटर का ट्रायंगल छपा हुआ था। टेरी उसे घर के अंदर ले आया और बाकी चीज़ों के साथ खिड़की के पास रख दिया। किसी ने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, पर कुछ हफ्तों बाद जब टेरी और उसके फ्रेंड्स रूम में गिटार बजा रहे थे, तब उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। टेरी गिटार लेके पूरे घर में घूमा। तब उसे पता चला कि गिटार के तारों के साथ साथ वो स्फीयर भी वाइब्रेट कर रहा था। उनका कुत्ता इससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। टेरी ने फिर उस स्फीयर को एक हथौड़े से हल्के से पीटा और एक बेल की तरह रिंगिंग साउंड सुनाई दी। उसे उठा के बाहर लेके गया और पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई। टेरी स्फीयर को ज़मीन पर रख के अपना गिटार और हथौड़ा लेने गया, लेकिन तब वो स्फीयर अपने आप चलने लगा। एक मेटल की गेंद जो जंगल से मिली, जो आवाज़ से प्रतिक्रिया कर रही थी, छूने से प्रतिक्रिया कर रही थी, और अब उसके पास चलने फिरने की पावर भी थी। बेट्स स्फीयर ज़मीन पे रोल होके, फिर रुक के थोड़ा वाइब्रेट करके वापस से रोल होता था और उस इंसान के पास आ जाता था जिसने उससे सबसे पहले रोल करवाया था। बेट्स फैमिली को लगा कि उसके अंदर जायरोस्कोप है जिससे मूवमेंट होती है। फिर उन्होंने उसे टेबल पर रखा और धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश की, पर वो स्फीयर किनारे जाके रुक जाता था। लेकिन हद तो तब हुई जब जेरी ने टेबल को एक साइड से उठा लिया, लेकिन तब भी वो स्फीयर गिरा नहीं और टेबल की ढलान चढ़ने लगा। फिर इनको पता चला कि स्फीयर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और जितना ज़्यादा वो रोल होता था उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। बेट्स फैमिली को लगा कि ये शायद सोलार पावर्ड है, तो उन्होंने स्फीयर को धूप में रख दिया। जब उसे वापस अंदर ले आए तो वो 3 दिनों तक गर्म रहा। फिर एक फैमिली मेंबर ने एक न्यूज़पेपर एजेंसी को कांटेक्ट किया और उन्होंने एक फोटोग्राफर भेजा। वो फोटोग्राफर आया तो नॉर्मल ही, लेकिन वापस गया पूरी तरह चेंज हो के। लो एग्नर एक बहुत ही लंबे समय से फोटोग्राफर थे। वो बेट्स फैमिली के घर पहुंचे और उस स्फीयर की सारी हरकतों को देखा। न्यूज़पेपर में इसकी स्टोरी छपी और रातों रात फेमस हो गई। बेट्स फैमिली को इंटरव्यूज़ के कॉल आने लगे, जर्नलिस्ट वहाँ आने लगे और दिन रात यही चलता था। पर उन्हें एक कॉल ऐसा आया जिसे वो मना नहीं कर पाए, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री का। मिलिट्री को वो स्फीयर ले जाना था, लेकिन जेरी इस बात पे अग्री नहीं थी और उसने मिलिट्री को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर 2 हफ्तों में यह प्रूव नहीं हुआ कि वो स्फीयर मिलिट्री प्रॉपर्टी है तो वह उसे वापस लौटा देंगे। साइंटिस्ट ने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता चला कि उसकी बाहरी लेयर मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील अलॉय से बनी है, जिसका ग्रेड 431 है और उसके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मैग्नेटिक पोल्स भी हैं। फिर लास्ट में उसका एक्सरे किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। वो स्फीयर को वापस बेट्स फैमिली को दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मिलिट्री सर्विसमैन उनके घर आया एक एनवलप के साथ, जिसके अंदर एक्सरे इमेजेस थी। उसमें दिख रहा था कि स्फीयर के बीचों बीच एक खाली जगह थी और उसमें और 3 छोटे छोटे स्फीयर्स थे जो वायर्स के साथ कनेक्टेड थे। अब मिलिट्री को स्फीयर के अंदर होल बनाना था ड्रिलिंग करके, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया और वो दूसरे साइंटिस्ट के पास गए आंसर्स के लिए, पर उन्हें मिले और भी ज़्यादा क्वेश्चंस।
सबसे पहले साइंटिस्ट थे डॉक्टर कार्ल विलिस्टन। उन्होंने 6 घंटों तक टेस्ट किए और ये पता लगाया कि स्फीयर में से रेडियो वेव्स निकल रही थी। दूसरे थे डॉक्टर जेम्स हार्डर। उन्होंने पता लगाया कि जिस मटेरियल से स्फीयर बना है उसका एटॉमिक नंबर 140 था, पर हाईएस्ट एलिमेंट जो हमें अर्थ पर मिला उसका एटॉमिक नंबर 118 है। और तीसरे साइंटिस्ट थे डॉक्टर एलन जे हाइनेक, जो यूएस एयरफोर्स के यूएफओ एडवाइज़र थे। लेकिन उनकी टेस्टिंग के बाद अचानक से बेट्स फैमिली को $7,50,000 की ऑफर आई, पर उन्होंने मना कर दिया। 1970s में एक यूएफओ पैनल हुई जिसमें अगर कोई इंसान ये प्रूव कर दे कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है तो उसे कैश इनाम मिलने वाला था। उस पैनल में डॉक्टर हाइनेक के साथ कई और साइंटिस्ट भी थे। बेट्स फैमिली ने टेरी को स्फीयर के साथ वहाँ भेजा, पर तभी उसे कॉल आया कि उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तुरंत वापस निकल गया। लेकिन वो स्फीयर वही भूल गया। जेरी ने अपने बेटे को वापस वहीं जाने को कहा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि वो स्फीयर को एक मिलिट्री बेस ले जाया गया है। टेरी वहाँ पहुँचता है पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने के बाद स्फीयर वापस लौटा दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थी। घर आने के बाद टेरी उसे ज़मीन पर रखता है तो कोई हरकत नहीं होती, ना कोई वाइब्रेशन ना कोई साउंड निकलती है। जब फैमिली ने दोबारा उसका एक्सरे करवाया तो ना ही उसमें कोई मैग्नेटिक पोल्स थे और ना ही उसके अंदर खाली जगह। तो फैमिली को पता चल गया कि स्फीयर को बदला जा चुका है। डॉक्टर हाइनेक की डेथ के बाद उसके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उसकी फैमिली के पास एक सिल्वर स्फीयर था। इन सारी घटनाओं के बाद बेट्स फैमिली धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ जीने लगी। उन्होंने अपना घर बेच दिया, ना कोई इंटरव्यूज दिए, ना कोई बुक्स लिखी और ना ही कोई मूवीज बनी। और उनको कभी यह आंसर नहीं मिला कि बेट्स स्फीयर क्या था और उसके साथ क्या हुआ। कोई कहता है कि बेट्स स्फीयर स्पेस से किसी सैटेलाइट का टुकड़ा था, एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कुछ लोग यह कहते हैं कि वो एक एंशियंट न्यूक्लियर वेपन था, ऐसा वेपन जो महाभारत में बताया गया है, ब्रह्मास्त्र। दूसरी थियरी यह है कि यह सब बेट्स फैमिली ने पॉपुलैरिटी के लिए किया और बेट्स स्फीयर में कोई पावर नहीं थी, ना ही वो अपने आप रोल हो सकता था। लेकिन बेट्स फैमिली पहले से ही वेल्दी थी, उन्हें ना पैसों की और ना ही पॉपुलैरिटी की ज़रूरत थी। बेट्स स्फीयर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी हो सकती है, जो अभी प्रेजेंट में किसी मिलिट्री बेस पर शायद धूल खा रही हो।